चेंज कर दो। इस चीज का डिस्कस चला दिया। हाँ जी, राधे राधे। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? तो बता दिया करो कि आवाज आ गई। हाँ जी, राधे राधे। देखो, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में और राजस्थान के इतिहास के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी, वो टॉपिक अपना चल रहा था नेक्स्ट वीडियो, पिछले वीडियो में वो चल रहा था आमेर का कछवा राजवंश। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आमेर का कछवा वंश। देखो, आमेर के कछवा वंश की यदि बात करें तो उसमें हमने पिछली क्लास में जो शासक पढ़ लिए, उसमें पहला था दुले राय, दूसरा शासक था अपना कोकिल देव, तीसरा था पृथ्वीराज, चौथा था पूरणमल, फिर था आपका भारमल, फिर था आपका भगवान दास। यहां तक हमने पढ़ लिया। ऐसा करो आप, उस 5,000 के उब्लिक लगा के, 4,000 के उब्लिक लगा के 5,000 और कर लो, और फिर आपकी इच्छा हो वो करके आना आप। 2022-23 में अधीनस्थ बोर्ड का, आप देखो, मेरे को उस एग्जाम का तो पता नहीं, लेकिन 22-23 के अधीनस्थ बोर्ड के आप पेपर चेक करना। उस पेपर चेक करोगे तो उसमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस आमेर के शासक को अमीर उल उमरा की उपाधि और 4,000 की मनसबदारी दी गई थी। और इसमें हम जितना उलझेंगे उतना ही अपना टाइम ही वेस्ट होगा। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको 4,000 मैंने बताए हैं, 5,000 ओब्लिक लगा के कर लो, और जो मेरे पे विश्वास करे वो 4,000 करके आना। यदि आपको खुद पे विश्वास है, आपके जो गाइड हैं उन पे विश्वास है, तो 5,000 करके आना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेरे में उसमें कोई नाराजगी नहीं। मैं तो ऐसे भी कर दूंगा, ये लो कि 4,000 को काट दो बेटा जी, मेरे से गलती हो गई, 5,000 कर लो, बस काम खत्म। भाई कुछ होने वाला तो है नहीं। मैं तो इतना ही तो कहूंगा कि उसको काट दो, मेरे से गलती हो गई, और उसमें आप डाटा चेंज कर लो, 5,000 कर लो। लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है बेटा जी 22-23 में अधीनस्थ बोर्ड की एग्जाम में, और जब आप वो पेपर चेक करोगे, सोल्व करोगे, तो आपको खुद को पता चलेगा कि कौन से पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें राइट आंसर भगवान दास को माना गया है। ठीक है, चलो कोई बात। अब जिसको 5,000 करने वो 5,000 कर लेना, 4,000 करने 4,000 कर लेना। लेकिन हाँ, इतना सा जरूर याद रखना, भारमल मत करना, भगवान दास ही करना, भारमल का इससे कोई लेना देना ही नहीं था। अगला शासक हम देखते हैं
और आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो शासक रहेगा मानसिंह प्रथम। पंद्रह सौ नवासी 1614 ईस्वी। हेडिंग डालो मानसिंह प्रथम। करवा दिया ना आज मैंने। ये लो, कटवा दिया बेटा जी, क्योंकि फालतू की जिद रोज रोज नहीं होती है, ये कर लो। मैंने आंकड़े ही चेंज करवा दिए, 4000 की जगह 5000 कर लो, काम खत्म। आगे आप जानो, आपका काम जाने। हाँ जी, नहीं आपने सही बताया, मैं क्या कह रहा हूँ 22-23 में एक अधीनस्थ बोर्ड, मेरे को पता नहीं लैब असिस्टेंट में आया हुआ है। तो मैंने तो कहा है कि आप ओब्लिक लगवा के 4000 और 5000 कर लो, क्वेश्चन आया हुआ है। और यदि मेरे को पेपर मिला तो मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा, चेक करूंगा मैं, यदि कहीं रखा हुआ मिल गया या कहीं पे मिल गया तो मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा। उस पेपर में आ गया और क्वेश्चन आ गए तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि वो पेपर मेरे को मिल ही जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, यदि वो पेपर मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आगे चले अब, क्योंकि पिछली क्लास के वीडियो में भी अपने एक ही शासक पढ़ पाए थे और इसी बात पे उलझे रहे थे। ऐसे तो अपन आमेर पढ़ेंगे तो 15 दिन में ही आमेर नहीं होगा। ठीक है, देखो मानसिंह प्रथम की बात करें तो 1589 से 1614 ईस्वी तक यहाँ के शासक रहे। यहां पर बात की जाए जन्म 1550 ईस्वी में मोजम्माबाद में। कहां पर हुआ था? आमेर के पास में मोजम्माबाद है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। अब यहां पर जन्म हुआ तो इसके जन्म पर भविष्यवाणी हुई, भविष्यवाणी हुई कि यह बालक 12 वर्षों तक अपने परिवार से दूर रहेगा, परिवार से दूर रहेगा, तो यश कीर्ति अधिक होगी। तो याद रखना, तो एक पंडित ने यहाँ पर भविष्यवाणी की थी, इनको 12 वर्षों तक दूर रखना है। और 1550 में यहाँ पर शासन किसका था? भारमल का। और भारमल इनके क्या थे? दादाजी। तो याद रखना कि भारमल ने, यही कारण है कि 1550 से लेकर 1562 ईस्वी तक को इसको आमेर नहीं बुलाया था, मुजम्माबाद में ही रखा था। इनके परिवार से ये दूर रहा था कि यदि बालक पे कोई दोष है, कई बार कुंडली में दोष होता है, तो दोष है तो उसको दूर करने के लिए इसको आमेर नहीं बुलाया। फिर 1562 ईस्वी में यह अकबर की सेवा में चले गए। और 1614 ईस्वी तक मुगल सेवा में रहे। तो याद रखना कि 1562 से 1614 ईस्वी तक ये मुगल सेवा में रहे।
अब यहाँ पर 1562 से 1614 ईस्वी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर इनको माइनस करोगे तो ये 52 वर्ष आएंगे। कितने वर्ष आएंगे? 52 वर्षों तक। तो आपसे यदि पूछा जाए कि ऐसा राजपूताने का कौन सा शासक था जो सबसे अधिक मुगलों की सेवा में रहा, सबसे लंबे समय तक मुगलों की सेवा में रहा, और मुगलों की सेवा में रहने वाला यह शासक कौन था? मानसिंह प्रथम, जो 52 वर्षों तक मुगलों की सेवा में रहा। अब यहां पर भी यदि डिवाइडेशन किया जाए तो ये दो मुगल बादशाहों के समकालीन रहा, एक अकबर। अब अकबर के समकालीन रहा 1562 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक, ये आप काउंटिंग कर लेना कितने वर्षों तक रहा। और फिर आ गया इसका बेटा जहांगीर, ये 1605 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक। तो यह 1605 से 1614 ईस्वी तक 11 वर्षों तक तो जहांगीर के दरबार में रहा, और बच गई 41 वर्ष तो वो किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में रहा था। अब यहाँ पर अकबर के दरबार में रहा, तो अकबर के दरबार में रहते हुए अकबर ने इनको कई कार्य दिए थे, वो उनकी बात करते हैं। अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया। तथा फरजंद की उपाधि दी। और फरजंद का अर्थ होता है दत्तक पुत्र। फरजंद का अर्थ क्या होता है? दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ बेटा। तो अकबर ने इसे, कोई बात नहीं बेटा जी, राम राम। अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया था और इसे फरजंद की उपाधि दी। और मैंने कल भी आपको बताया था कि 5000 की मनसबदारी अकबर के दरबार में दो ही लोगों को मिली थी। कितने लोगों को मिली थी? दो ही लोगों को 5000 की मनसबदारी मिली थी। एक मानसिंह प्रथम को, मानसिंह फर्स्ट को, और एक अजीज कोका को। ये दो ऐसे लोग थे जिनको अकबर ने 5000 की मनसबदारी दी। अब देखो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन तो चल रहा है कि ये दो ही लोग ऐसे थे जिनको 5000 की सर्वाधिक मनसबदारी दी। फिर हाँ जी, फिर मानसिंह की तो बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दी थी? 7000 की कर दी थी। लेकिन ये 5000 की यदि बात की जाए तो 5000 की मनसबदारी में अजीज कोका का नाम क्यों आया? तो अजीज कोका कौन था? ये आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि ऐसा क्या था मुगल दरबार में अजीज कोका का संबंध जिसको मतलब सबसे बड़ी मनसबदारी दी। आपको मैं थोड़ा सा मुगल काल में समझा दूं कि अकबर की एक धाई थी, अकबर की धाई, और अकबर की धाई का नाम था महामनगा। ठीक है, महामनगा का बेटा था, आपने जोधा अकबर सीरियल में देखा होगा, और यह नाम बहुत ज्यादा फेमस रहा है, आदम खां, जिसने कई बार अकबर को मारने की योजना भी बनाई थी। अब यहां इसकी बेटी थी, बेटी का नाम था जीजी अनगा। ये अकबर की कौन थी? धाई माँ, इसका बेटा आदम खां, उसकी बेटी जीजी अनगा। इसका पति था शमसुद्दीन, शमसुद्दीन अतका खां, और इसका बेटा था अजीज कोका, जिसको आप कोका प्रधान भी कहते हो, कोका प्रधान भी कहते हो। अब समझ में आ जाएगा। देखना, अकबर की दहाई माँ का नाम था महामनगा। महामनगा 2 वर्षों तक अकबर की संरक्षिका भी बनी थी 1560 से 1562 ईस्वी में। और जब 2 वर्षों तक ये संरक्षिका बनी तो मुगल प्रशासन की बागडोर महामनगा के हाथ में थी। और जब महामनगा के हाथ में थी
हाँ जी, चलो समझा देते हैं। शायद आप पहले की क्लास नहीं लिए, नहीं तो मैंने बताया था मनसबदारी क्या होती है। 2 सेकंड रुको, मैं बता दूंगा, पहले ये समझ लो। तो 2 वर्षों तक मुगल प्रशासन की बागडोर किसके हाथ में रही थी? महामनगा के हाथ में। 1562 से 60 से 62 तक 2 वर्षों तक मुगल प्रशासन महामनगा ने चलाया था। अब महामनगा ने चलाया तो इस काल को एक इतिहासकार था विसेंट स्मिथ। इस विसेंट स्मिथ ने 1560 से 1562 के काल को एक नाम दिया, और वह नाम क्या दिया? पेटीकोट सरकार। क्या नाम दिया? पेटीकोट सरकार। याद रखना, पेटीकोट सरकार का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि प्रशासन की पेटीकोट सरकार नाम दिया। पेटीकोट सरकार का मतलब प्रशासन किसी महिला के हाथों में था, क्योंकि पुरुष तो पेटीकोट पहनते रहे, महिलाएं पेटीकोट पहनती है, तो पेटीकोट का मतलब महिला, सरकार का मतलब प्रशासन महिला के हाथ में रहा। तो विसेंट स्मिथ ने इस शब्द से यह इंगित किया है कि 2 वर्षों तक मुगल प्रशासन एक महिला के हाथ में रहा। फिर इसका बेटा था आदम खां। आदम खां ने कई योजनाएं बनाई थी अकबर को बाल्यकाल में ही मरवाने के लिए, क्योंकि अकबर का जन्म 1540 में हुआ, और 1556 ईस्वी में वह 13 वर्ष कुछ महीने का बादशाह बन गया था, तो बालक ही था। तो उसको मरवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन फिर अकबर ने आदम खां की हत्या करवा दी। फिर बेटी जीजी अनगा, महामनगा की बेटी जीजी अनगा, बचपन में अकबर ने इसका दूध पिया था, जीजी अनगा का, क्योंकि रानी या बेगम के बच्चे का जन्म होने के बाद उसका लालन पालन और उसको जो दूध पिलाने का कार्य है वो धाई माई करती थी। और यही कारण है कि जब कोई बालक किसी महिला का दूध पीता है तो बालक का अटैचमेंट उस महिला से ज्यादा हो जाता है। और यह भी क्वेश्चन बना हुआ है कि पूरे मुगल दरबार में किसकी मृत्यु पर अकबर फूट फूट कर रोया था, आंसू बहाए थे, तो वो जीजी अनगा पर। और फिर इसको सम्मान देने के लिए उसके बेटे अजीज कोका को इसने क्या किया था कि यहां पर 5000 का मनसबदार बनाया था। ठीक है, तो यहां पर इनको ये दिया गया दत्तक पुत्र और 5000। फिर मानसिंह प्रथम की जो मनसबदारी है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 7000 कर दी गई थी। तो इसकी मनसबदारी कितनी हो गई? 7000 की मनसबदारी हो गई थी। अब आगे एक ही क्वेश्चन आया है आपका ही कि मनसबदारी किसे कहा जाता है? मनसबदारी व्यवस्था। हाँ जी, देखो मनसबदारी व्यवस्था की यदि बात की जाए तो मनसबदारी यह अकबर ने 1575 ईस्वी में लागू की। 1575 ईस्वी में अकबर ने लागू की। किसने लागू की? अकबर ने। जब अकबर ने 1575 ईस्वी में लागू की तो यह अकबर ने मंगोल सैन्य व्यवस्था से सीखी थी। किससे सीखी? मंगोल सैन्य व्यवस्था से सीखी। और जब मंगोल सैन्य व्यवस्था से सीखी तो मंगोलों से इन्होंने सीखने के बाद मुगल दरबार में इसको लागू किया। अब क्या था कि अकबर ने सबसे छोटी मनसब 10 की बनाई, सबसे बड़ी मनसब 5000 की बना दी। फिर अकबर ने बदलाव करके सबसे छोटी मनसब 20 की बनाई और सबसे बड़ी मनसब 7000 की बना दी। यानी किसी व्यक्ति को 20 की मनसब, बता दी। सबसे छोटी मनसब पहले 10 की बनाई, उसमें बड़ी मनसब 5000 की। फिर उसमें बदलाव किया कि सबसे छोटी मनसब 20 की बना दी और सबसे बड़ी मनसब 7000 की बना दी। तो इस प्रकार से ये उसमें बदलाव किए। अब यहां पर मनसबदारी का अर्थ क्या बताया गया? मनसबदारी का अर्थ बताया गया कि मुगल दरबार में किसी व्यक्ति का पद या रैंक वो मनसबदारी व्यवस्था से जानी जाती थी।
कि किस व्यक्ति का मुगल दरबार में कौन सा पद है, कौन सा ओहदा है या कौन सी रैंक है, वो मनसबदारी से पता चलती थी बाद में। कि जैसे किसी को 1000 की मनसबदारी है, इसका मतलब वो है असैनिक व्यवस्थाओं का मालिक होगा। असैनिक व्यवस्था यानी उनको सैनिक अभियानों पर नहीं भेजा जाएगा। जैसे किसी को 2000 या उससे प्लस मनसबदारी दी गई तो इसे कहा जाता है कि उनको सैनिक अभियानों पर जाना अनिवार्य कर दिया। अब पहले क्या था कि अकबर ने एक ही रैंक प्रारंभ की। जैसे कोई व्यक्ति है मानसिंह, और मानसिंह प्रथम है, इसको एक ही रैंक दी गई 5000 की मनसबदारी। लेकिन कालांतर में 1592-93 ईस्वी में, हाँ जी, वर्तमान में ग्रेड पे होता है। लेकिन बाद में अकबर ने क्या किया, इसमें दो रैंक बना दी। दो रैंक कौन सी बना दी? जात सवार और जात, जात और सवार। यानी फिर बाद में अकबर ने दो रैंक देना प्रारंभ कर दिया 1592-93 ईस्वी में। दो रैंक का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अब दो रैंक मिलने लगेगी, 5000 जात और 5000 सवार, या 4000 जात, मैं एक एग्जांपल ही बता रहा हूं, और 3000 सवार। तो इस प्रकार से ये रैंक अलग अलग मिलने लगी। अब इस रैंक का अर्थ क्या बताया, कि इस रैंक का अर्थ बताया कि जात और सवार। जात का मतलब जैसे 4000 इसको जात मिली तो 4000 वह व्यक्ति अपने पास घोड़े रखेगा, और 3000 सवार बताई तो 3000 वह घुड़सवार रखेगा। यानी जितनी इनको मनसबदारी होती थी उसके बदले उतने सैनिक उनको रखने होते थे। तो अकबर ने फिर इसकी दो रैंक बना दी, जात और सवार। फिर अकबर के बाद में बना जहांगीर। जहांगीर ने मनसबदारी में एक व्यवस्था लागू की, दुअस्पा और सी अस्पा की परंपरा। दुअस्पा और सी अस्पा का मतलब एक मुहावरे के रूप में लिया जाता है कि दुगने मनसबदार या तिगुने मनसबदार। और यह कई बार क्वेश्चन आ गया कि मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा और सीअस्पा की परंपरा किसने लागू की, तो आपको बताना जहांगीर ने लागू की। इसका अर्थ क्या होता है कि जिस व्यक्ति के मनसबदारी के साथ दुअस्पा और सीअस्पा लिखा जाता है तो उसकी सवार रैंक डबल हो जाती है, क्योंकि यह जो परंपरा है केवल इसमें ही जोड़ी जाती थी। जैसे क्वेश्चन आ गया कि मानसिंह को 4000 जात और 3000 सवार दुअस्पा और सीअस्पा, तो वहां पर आप 3000 घुड़सवार नहीं देखोगे, उसमें 3000 और जोड़ दो, तो इसका मतलब उसके पास घुड़सवारों की संख्या कितनी होगी? 6000। लेकिन संख्या 3000 ही लिखी होगी, उसके साथ एक शब्द लिखा होगा दुअस्पा और सीअस्पा। फिर कालांतर में शाहजहां के काल में सबसे बड़ी मनसबदारी दी गई थी 9000 की, और 9000 की मनसबदारी शाहजहां ने अपने ससुर साहब को दी थी, और उसका ससुर था अर्जुमंद बानो का पिता आसफ खां, जिसको आप मुमताज के नाम से जानते हो। वैसे 9000 से ऊपर की मनसबदारी केवल मुगल राजकुमारों को मिलती थी, और मुगल राजकुमारों को 40, 45, 50, 60,000 तक की भी मनसबदारी दी जाती थी। लेकिन गैर मुगल सरदार होता था उसको सबसे बड़ी मनसब 9000 की ही मिली है। कोई इसमें और भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैंने पूरी मनसबदारी समझा दी। है कुछ डाउट? जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ूं। एक तो मैसेज टाइप करने में बहुत टाइम लगाते हो। यस या नो? चलो ठीक है, आगे चले। अब मैंने आपको बताया कि 9000 की मिली आसफ खां को, अर्जुमंद बानो का पिता, अर्जुमंद बानो का पिता आसफ खां, मुमताज का पिता, हाँ जी, बेटा जी मैक्सिमम 7000 की मनसबदारी अकबर के काल में थी। पूरे मुगल काल में मैक्सिमम मनसबदारी 9000 की थी, और वो शाहजहां के काल में थी। अब ये 9000 की मनसबदारी जो आप मैक्सिमम बता रहे हो, यह गैर मुगल लोगों के लिए थी। परिवार के लोगों के लिए क्या था
कि 30, 40, 50, 60 हजार तक की मनसबदारी दी जाती थी। और ये 60 हजार की मनसबदारी मुगल काल के जो राजकुमार हुआ करते थे, युवराज, जिनको आप क्या कहते हैं, युवराज, युवराज हुआ करते थे, उनके लिए होती थी। और युवराजों को तो खुश करने के लिए वैसे भी दे दी जाती थी, क्योंकि उसके पास बादशाह के बाद में सारे राइट्स उन्हीं के पास होते थे। तो इसका मतलब ये तो केवल जो राजकुमार और युवराज होते थे, तो ये तो मुगल काल के जो परिवार के लोग होते थे उनको मिलती थी। और गैर मुगल परिवार के लोगों को मैक्सिमम 7 हजार की थी। 7 हजार की मैंने अकबर के काल में बताई। शाहजहां के काल में ये बढ़कर हो गई थी 9 हजार की। तो ये केवल 7 हजार की मनसबदारी अकबर के काल में रही। चलो ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जब मानसिंह किसके दरबार में चला गया, अकबर के दरबार में चला गया 1562 ईस्वी में, तो फिर अकबर ने मानसिंह को अनेक अभियानों पर भेजा। तो मानसिंह प्रथम के अभियान, सैनिक अभियान, अब देखो 52 वर्षों तक मुगलों के दरबार में रहा, तो इसको सैनिक अभियानों पर भेजेंगे। अब सैनिक अभियानों पर भेजेंगे तो कौन कौन से सैनिक अभियानों पर भेजा, अपन बात करते हैं। पहला सैनिक अभियान 1569 ईस्वी, इसको 1569 ईस्वी में भेजा गया। कहां, रणथंभौर के अभियान पर, रणथंभौर। और जब 1569 ईस्वी में रणथंभौर के अभियान पर भेजा गया, तो इसके अभियान पर भेजा गया, तो यहां पर रणथंभौर का शासक था सुरजन राय हाड़ा। यहां का शासक कौन है, सुरजन राय हाड़ा, सुरजन राय हाड़ा। तो सुरजन राय हाड़ा को इन्होंने क्या किया कि अकबर की अधीनता को स्वीकार करवाया था। तो पहला सैनिक अभियान 1569 ईस्वी में था मानसिंह प्रथम का, जिसमें रणथंभौर के शासक सुरजन राय हाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। दूसरा कार्य 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लिया। कौन से दरबार में, नागौर दरबार में भाग लिया। और नागौर दरबार में अपने दादा किसके साथ, भारमल के साथ आया, भारमल के साथ आया। तो 1570 ईस्वी में यह नागौर दरबार में भाग लेता है। फिर तीसरा कार्य, मैंने आपको मेवाड़ में यह बताया था कि अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 राजदूत भेजे थे। कितने राजदूत भेजे, 4 राजदूत भेजे। और 4 राजदूतों की यदि बात की जाए, तो इसमें पहला 1572 ईस्वी में जलाल खा कोरची था, फिर भगवनदास सॉरी मानसिंह था, फिर भगवनदास था, और फिर राजा टोडरमल था। हाँ जी। तो दूसरा तीसरा कार्य किया कि जून 1573 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास तीसरे शांति दूत के रूप में गया, ओ सॉरी दूसरे शांति दूत के रूप में गया, दूसरे शांति दूत के रूप में गया। मैंने आपको बताया था कि अकबर ने प्रताप के विरुद्ध 4 शांति दूत भेजे थे। क्रम से नाम याद रख लेना इनका, कई बार पूछ भी लेता है। पहला है जलाल खा कोरची, नवंबर 1572, मानसिंह प्रथम, जून 1573, भगवनदास, सितंबर 1573,
और राजा टोडरमल दिसंबर 1573। तो इस प्रकार से 4 शांति दूत भेजे। अब देखो दूसरे शांति दूत के रूप में जब ये गया मानसिंह, तो मानसिंह अकबर से के कहने पर प्रताप से मिलने गया, और वहां पर उदयपुर में जब मिलने गया तो प्रताप किसी कारणवश नहीं आ पाया, और प्रताप ने क्या किया कि अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया, किससे मिलने के लिए, मानसिंह से वार्तालाप करने के लिए। अब इसके दो रीजन थे। एक तो रीजन क्या था कि महाराणा प्रताप किसी कार्य में व्यस्त था, इसलिए स्वयं नहीं आ पाया और अपने बेटे को भेज दिया कि कोई बात नहीं, राजकुमार है, युवराज है, उसको भेज दो, वो मिल जाएगा। एक दूसरा नियम और है, देखो ये रियासत काल से लेकर वर्तमान समय तक चला आ रहा है कि जब भी कोई डेलीगेशन मिलने के लिए या दौरे पर आता है तो उसके समकक्ष का अधिकारी उससे वार्तालाप करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज अपने देश में किसी देश का प्रधानमंत्री आ रहा है तो प्रधानमंत्री उससे मिलेगा, राष्ट्रपति आ रहा है तो राष्ट्रपति उससे मिलेगा, वित्त मंत्री आ रहा है तो वित्त मंत्री उससे मिलेगा, मुख्यमंत्री आ रहा है तो मुख्यमंत्री उससे मिलेगा। यानी उनके दोनों पैरेलल जो अधिकारी होंगे वही अपनी वार्तालाप करेंगे और उन दोनों के मध्य ही कोई समझौता या कोई बातचीत होगी। तो उस समय जब मानसिंह 1573 ईस्वी में गया तो 1573 ईस्वी में वो आमेर का क्या था, राजकुमार था, और प्रताप ने भी अपने राजकुमार को भेज दिया। लेकिन ये बात मानसिंह को अच्छी नहीं लगी। मानसिंह को अच्छी क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसका मानना था कि महाराणा प्रताप हमसे घृणा करता है। घृणा क्यों करता है? क्योंकि हमने मुगलों के साथ वैवाहिक यानी मानसिंह की भुआ हरकाबाई, अब देखो रिलेशन से अपने को कोई नहीं, क्योंकि हरकाबाई थी, उसकी बहन भी मानबाई थी, यानी हमने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, और जब मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो महाराणा प्रताप हमें इस काबिल नहीं समझता कि वो हमसे मिले। और ये बात पर मानसिंह प्रताप से नाराज भी हो जाता है, और जब प्रताप से नाराज हुआ तो उन्होंने अकबर को जाकर कहा कि आप ये शांति दूत भेज तो रहे हो लेकिन प्रताप मानने वाला नहीं है, आपको अंत में महाराणा प्रताप पर आक्रमण करना ही होगा। और यही कारण है कि फिर एक युद्ध लड़ा गया, और युद्ध का नाम था हल्दीघाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? हल्दीघाटी का युद्ध। 4 नंबर 18 जून 1576 हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह को स्वतंत्र सेनापति के रूप में नियुक्त किया। के रूप में नियुक्त किया, जिसका सहयोगी आसफ खां था, जिसका सहयोगी आसफ खां था। अब देखो यहां पर मानसिंह को स्वतंत्र सेनापति के रूप में हल्दीघाटी के युद्ध में नियुक्त करता है, और उसका एक सहयोगी उसके साथ गया था आसफ खां। लेकिन हल्दीघाटी युद्ध के यदि परिणामों की बात करें तो मानसिंह अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाया था, और सफल नहीं होने का एक कारण है कि ये न तो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवा पाया और न ही उसको पराजित कर पाया। इसीलिए अधिकांश इतिहासकारों ने हल्दीघाटी युद्ध का जो परिणाम है वो अनिर्णायक बताया, और यही कारण है कि मानसिंह के इस कार्य से अकबर थोड़ा सा क्या हो गया था, नाराज भी हो गया था। और जब अकबर नाराज हुआ तो उन्होंने क्या किया, फिर मानसिंह को यहां से दूरस्थ अभियानों पर भेजा। कहां पर भेजा उसको? दूरस्थ अभियानों पर। फिर 5 नंबर पर भेजा इसको काबुल, काबुल के अभियान पर। काबुल के अभियान पर भेजा कब? 1581 ईस्वी में। काबुल में बात करी जाए तो यहां का एक विद्रोही था, और विद्रोही का नाम था मिर्जा हाकिम। जब मिर्जा हाकिम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया तो 1581 ईस्वी में मानसिंह को काबुल के अभियान पर भेजा, किसके लिए? मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन करने के लिए।
जब मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा तो मानसिंह के जीवन की ये सबसे बड़ी सफलता थी कि उसने मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन किया। और यहां पर 5 यवन कबीलों का 5 यवन कबीलों को पराजित किया। तो याद रखना कि मानसिंह ने यहां पर 5 यवन कबीलों को पराजित किया और काबुल के अभियान को क्या बनाया, सफल बनाया। फिर काबुल के अभियान के बाद में इसको बिहार के अभियान पर भेजा गया। बिहार अभियान 1587 ईस्वी। जब ये बिहार के अभियान पर गया 1587 ईस्वी में, नहीं, हुमायूं के 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं के 4 ही भाई थे। एक बहन थी हुमायूं की गुलबदन बेगम, और ये 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। मिर्जा हाकिम उसका कोई भाई नहीं था हुमायूं का। हाँ जी। तो जब 1587 में इसको बिहार के अभियान पर भेजा गया तो बिहार अभियान के दौरान क्या किया कि इसने बिहार में एक कस्बा बसाया और वह कस्बा था मानपुरा। मानपुरा कस्बा बसाया। अब यहां पर इसके द्वारा कौन सा कस्बा बसाया गया, मानपुरा। मिर्जा हाकिम क्या अकबर का सोतेला भाई? देखो इतना तो मुगल काल में पता नहीं सोतेला था कुछ था, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं कि इसका संबंध अकबर के साथ था। हो सकता है क्योंकि पहले के बादशाह जहां भी सैनिक अभियान पर जाते थे एक ना एक शादियां रचाते रहते थे, तो इनके जो भाइयों की संख्या थी वो 20, 30, 40, 50 कुछ नहीं। इतिहास में उसी को मेंशन किया गया जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, मैं मना नहीं करता सौतेला भाई था, लेकिन मेरे ऐसे माइंड में नहीं है कि ये सौतेला भाई था। क्योंकि हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं निर्वासन काल में उसके एक ही पुत्र का जिक्र हुआ इतिहास में, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ, जिसका नाम बदरुद्दीन रखा गया, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और इतिहास में ऐसा कुछ नहीं कि ये उसका सौतेला भाई था। हो भी सकता है क्योंकि कई सैनिक अभियानों पर उनके द्वारा शादियां की जाती थी और उनके जो पुत्र होते थे वो उनके सौतेले नाजायज औलादी होती थी। चलो छोड़ो। बिहार अभियान पर उन्होंने क्या किया, बिहार में मानपुरा कस्बा बसाया। और जब मानपुरा कस्बा बसाया इसी दौरान इसको सूचना मिली 1589 ईस्वी में कि इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई है। यानी बिहार अभियान के दौरान इसको यह पता चला था कि उसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई है। यही कारण था कि मानसिंह का पहला राज्याभिषेक पटना में हुआ। पहला राज्याभिषेक कहां हुआ, पटना में। मानसिंह का प्रथम राज्याभिषेक बिहार में था, तो बिहार में कहां पर हुआ, पटना में, बिहार में। फिर वहां पर राज्याभिषेक करवाने के बाद देखो जनता के सामने राज्याभिषेक होना जरूरी है, और बिहार से इसको कहां बुलाया गया, आमेर में, और इसका औपचारिक राज्याभिषेक, औपचारिक राज्याभिषेक आमेर में हुआ। और इसी राज्याभिषेक के समय इसको फिर 7000 की मनसबदारी से क्या किया गया था, नवाजा गया था। अब यहां पर राज्याभिषेक 1589 में हुआ, 90 तक ये आमेर में रहा, 91 में आमेर में रहा, और फिर इसको उड़ीसा के अभियान पर भेजा गया।
उड़ीसा के अभियान पर कब भेजा गया? 1592 ईस्वी में। तो ये 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान पर गया और उड़ीसा के अभियान पर ये 2 साल तक रहा। फिर इसको बंगाल के अभियान पर भेजा गया। बंगाल के अभियान पर इसको 1594 ईस्वी में भेजा गया और यह 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा। यह 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा। जब ये 3 बार बंगाल का सूबेदार रहा और 1594 ईस्वी में ये बंगाल के अभियान पर गया, तो बंगाल में एक प्रांत था और वह प्रांत था जेसोर प्रांत। जेसोर प्रांत, वहां का एक राजा था केदार। इस राजा केदार को पराजित किया और जयसोर प्रांत के राजा केदार को पराजित करके वहां से एक मूर्ति लेकर आया और वह मूर्ति कौन सी थी? शिला माता की। कौन सी मूर्ति थी? शिला माता। शिला माता की मूर्ति लेकर जब यह यहां आया वापस से, तो इसने शिला माता का मंदिर बनवाया आमेर के किले में, आमेर महल में। तो याद रखना कि यह बंगाल से शिला माता की मूर्ति लेकर आया था और जब शिला माता की मूर्ति लेकर आया तो शिला माता का मंदिर इसने आमेर के महल में बनवाया। अब आमेर के महल में जब शिला माता की मूर्ति को स्थापित करवाया तो यह कछवा वंश की एक इष्ट और आराध्य देवी बन गई। क्या बन गई? इष्ट और आराध्य देवी बन गई। लेकिन प्रारंभ में इसके मंदिर में, प्रारंभ में इसके मंदिर में ढाई प्याला शराब, प्याला शराब व नर बलि का रिवाज था। क्या था कि इसके मंदिर में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती थी और नर बलि दी जाती थी। अब यहां पर 2.5 प्याला शराब और जब नर बलि का रिवाज था तो कई दिनों तक ये परंपरा चलती रही और जब आमेर का शासक बना सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई एक बात बताओ, आप किसी भी देवी को अपनी आराध्य मानते हो और वहां पर 2.5 प्याला शराब चढ़ा रहे हो। अब देखो शराब हर एक व्यक्ति को तो पसंद नहीं आती, लेकिन माता के मंदिर में तो हर एक व्यक्ति जाता है, तो उसने 2.5 प्याला शराब बंद कर दी। फिर नरबली, नरबली का मतलब होता है मानव की, आदमी की बलि दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि यह भी गलत है कि किसी भी इनोसेंट, एक मतलब बिना किसी परिणाम के आप आदमी की बलि दे रहे हो। और आदमियों पर तो वैसे ही बेचारों पे वो होता रहता है, क्या होता रहता है? अत्याचार। और ये माताएं हैं, ये भी मतलब इनकी बलि ले रही है। तो इससे अच्छा है कोई जानवर की बलि ले, वो तो चलता है, लेकिन किसी इनोसेंट पर्सन की बलि लेना तो गलत है। तो उन्होंने क्या किया, सवाई जयसिंह ने इस 2.5 प्याला शराब और नली बलि पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। अब प्रतिबंध लगा दिया तो ऐसे कहते हैं कि पहले की जो लोक देव, कुल देवियां और लोक देवियां होती है वो बड़े ही चमत्कारी होती है। और ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा के बंद करने के बाद शिला माता ने अपनी मूर्ति का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया था। शिला माता का मंदिर देखा हुआ है कभी किसी का आमेर के महल में? कोई स्टूडेंट मेरे को पहले बता रहा था सर मैं आमेर जाके आया हूं, शिला माता का मंदिर देखा? अरे यस या नो? सर्दी में कैसे गायब हो गए आप लोग? किसी ने नहीं देखा? जब भी आप आमेर के महल में जाओ तो देखना शिला माता का जो मंदिर है आमेर के महल में बना हुआ है और वह शाम को 4 बजे खुलता है। सुबह मत आ जाना जल्दी उठ के, जयपुर वाले वैसे ही 12 बजे उठते हैं।
आर्ट एंड कल्चर में ही देखे हैं सर, बहुत अच्छी बात, आर्ट एंड कल्चर में देख लिया आपने। लेकिन वो मंदिर 4 बजे खुलता है शाम को, और 4 बजे बाद ही शिला माता के, हाँ, दिन में बंद रहता है, 4 बजे खुलता है, 4 बजे बाद में दर्शन होते हैं। और उसमें जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो उसके सामने जो मेन दरवाजा, उसमें खड़े होकर देखना कि वहां पर आपको पूछ के जाना चाहिए था अपने हिस्ट्री के टीचर से, सर ये चीज देखने जा रहे हैं, वहां पर क्या क्या देखने लायक है। वो बताते आपको कब खुलेगा, कब बंद होगा, कब क्या होगा। तो वहां पर जब आप मुख्य गेट पे खड़े होके देखोगे तो वहां पर देखना कि वहां से उसकी मूर्ति का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा मिलता है, और उसका कारण है कि वहां पर सवाई जय सिंह ने इस पर रोक लगा दी थी, नाराज हो गई थी, और नाराज होकर उन्होंने क्या कर दिया कि यह अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। वैसे देखा जाए तो ये तो फिर भी देवी है, आजकल की देवियों को ही नाराजगी के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, ये अपना बहाना खुद ही ढूंढते हैं। वैसे नाराज मत होना जो भी देवियां हैं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं तो देवियों के लिए बोल रहा हूं, जो शादीशुदा है देवियां उनके लिए, क्योंकि उनको नाराज होने के लिए कोई पर्टिकुलर रीजन की जरूरत नहीं, वो अपना रीजन खुद क्रिएट करती। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि आपने अपने घर में, अपने समाज में देखा होगा कि यदि उनसे ज्यादा बोल लो, उनसे ज्यादा बात कर लो तो वो कहेंगी कि फालतू में आपके पास कोई काम नहीं, हमारा सर क्यों खा रहे हो, उनसे बात मत करो। तो वो कहेंगे आपको तो मेरी सुध बुध नहीं है, बात ही नहीं करते हो। पूरे दिन घर पे रहो तो वो कहेंगे कि आपको कोई काम ही नहीं है, पूरे दिन घर पड़े रहते हो, फिर नाराज। पूरे दिन बाहर रहो तो कहेंगे घर की फिक्र ही नहीं है, पूरे दिन आवारों की तरह रहते हो। बच्चों को डांटो तो कहते हैं कि अत्याचारी बाप बने हुए हो, जो बच्चों से प्यार नहीं करते। बच्चों को नहीं डांटो तो बेपरवाह बाप बने हुए हो कि बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो इसका मतलब उनके लिए नाराजगी का कोई विशेष रीजन नहीं होता है, वो अपना रीजन खुद क्रिएट करती है। और जब उनको ये लगता है कि आज नाराज होना है, ऑटोमेटिक रीजन बनता जाता है। आप कितनी दूर जाओ, उनका रीजन पता नहीं कहां से क्रिएट होता है। उनके दिमाग में एक मूवी के डायरेक्टर जितना मतलब वो होता है स्टोरेज, और वो अपना क्रिएट कर ही लेती है। नाराज मत होना, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं केवल नारी देवियों के लिए बोल रहा हूं। हाँ जी। अब यहां पर इसने क्या किया कि शिला माता की मूर्ति लेकर आया, उसको आमेर के महल में शिला माता के मंदिर का निर्माण कर। एक इस अभियान पर उसका बड़ा बेटा था। वैसे तो इसके 3 बेटे थे, और तीनों बेटों की बंगाल अभियान पर मृत्यु हो गई थी, लेकिन हम केवल बात करेंगे बड़े बेटे जगत सिंह की, क्योंकि ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इतिहास में वही चीज याद रखो जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो और जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो। सर आप पक्का नारी पीड़ित हो? पत्नी पीड़ित है, अरे वाह, उपाधियां बहुत अच्छी अच्छी दे रहे हो। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इंसान पीड़ित रहता है वो कभी ये नहीं कहता कि ऐसा होने से समाज में ऐसा हो रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, बुरा मत मानना कि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि बेरोजगार होना गलत है, कि बेरोजगार होना कोई मजबूरी होती है, और या वो बेरोजगारी पर बोलेगा ही नहीं। तो जो पीड़ित होता है वो बोलता है क्या इतना खुल के? कभी नहीं बोलता। बोलने की हिम्मत उसी में होती है जो पीड़ित नहीं होता है। तो इतना बोलने का मतलब है, इसका मतलब मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। न मैं इस पे ज्यादा वो रहता हूं कि ऐसा बोलने से क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलो ठीक है। तो इसका बड़ा बेटा था जगत सिंह, जगत सिंह का क्या हुआ? नहीं बेटा, उसके ऊपर मेरा ही बस नहीं चलता है, तेरा तो नहीं चलेगा। उन पे बस चलाने का मतलब, देवियों पे बस भगवान का ही नहीं चला। अपन तो इस छोटे से पृथ्वी के छोटे से तुच्छ मनुष्य हैं, अपना बस नहीं चलेगा। हाँ जी। तो जगत सिंह था, जगत सिंह को क्या हुआ कि बंगाल अभियान के दौरान जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और जब जगत सिंह की मृत्यु हुई तो क्या हुआ कि इसकी माता थी यानी मानसिंह की पत्नी कनकावती,
कौन थी इसकी माता? कनकावती। कनकावती की यहां पर बात की जाए तो कनकावती ने क्या किया कि अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर का। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखो, जगत शिरोमणि मंदिर की यहां पर बात की जाए तो इस जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में बना हुआ है। किसने बनवाया? कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता कि इस मंदिर में श्री कृष्ण की वही मूर्ति लगी हुई है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी। काले पत्थर की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? काले पत्थर की मूर्ति है। और इसमें वही मूर्ति लगी हुई है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में करती थी, क्योंकि मीराबाई भक्ति आंदोलन की पहली महिला संत मानी जाती है और वह वहां पर श्री कृष्ण की पूजा करती थी। जो मूर्ति उसको पंडित गजोधर ने दी थी। वैसे मीराबाई का आध्यात्मिक गुरु संत रैदास था। फिर वह मूर्ति कहां लाई गई? जयपुर में। और जयपुर में इसको जगत शिरोमणि मंदिर में रखा गया। इसी कारण इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसने कौन सा अभियान किया? बंगाल का अभियान किया। फिर बात करेंगे मानसिंह की स्थापत्य कला कि मानसिंह के काल में कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए, और मानसिंह की स्थापत्य कला की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मानसिंह का टॉपिक कल कंप्लीट होगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। ब्लू पोट्री, हाँ बताएंगे कि ब्लू पोट्री पहली बार मानसिंह के द्वारा जयपुर लाई गई थी। अभी पूरा नहीं हुआ टॉपिक। इसके काल के जो विद्वान लोग हैं वो भी बताएंगे, जैसे हाया भारत है, जगन्नाथ है, रत्न पुड्रिक रत्नाकर है, दादू दयाल है, वो भी बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेझिझक। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? है? पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सर आप कल प्रूफ लेके आ जाना, 4 या 5। हाँ जी, ले आऊंगा। वैसे तो प्रूफ आप गलत मंगवा रहे हो। मैंने तो करवाई दी 5,000। जब 4,000 पे डटते आप तो प्रूफ लेके आता मैं। लेकिन लेके आऊंगा कल, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये प्रूफ लेके आऊंगा कि अकबर के काल में 5,000 की मनसबदारी 2 ही व्यक्तियों को दी गई थी। ठीक है, ये प्रूफ मिल जाएगा कि अकबर के दरबार में 5,000 की मनसबदारी 2 ही व्यक्तियों को मिली है और किसी को नहीं मिली। तो ये प्रूफ ही है कि फिर उसने 5,000 की मनसबदारी इन 2 के अलावा किसी को ही नहीं दी। और यदि नहीं है तो मैं उसमें चेंज करवा दूंगा। और क्या प्रूफ चाहिए बोलो? भारमल का तो हो गया ना आपका कंफर्म कि भारमल को तो नहीं मिली, या भारमल का भी सुया कहीं अटका हुआ है? चलो ठीक है, बाकी कल